अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। मेरे साथ है जनाब नवेद हामिद साहब। आप मुसलमानों की मारूफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर हैं। बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव पर, हिजाब तनाज़ुर पर आए हुए फैसला पर, कश्मीर फाइल मूवी पर। नवेद हामिद साहब, उत्तर प्रदेश का जो रिज़ल्ट आया है वो आप लोगों की तवक्कुओं के खिलाफ आया। आप लोग कह रहे थे सेकुलर पार्टियों की सरकार बनेगी। बीजेपी ने बड़ी आसानी से जीत हासिल कर ली इस बार भी। किसी मुस्लिम जमात ने ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में सेक्युलर जमातों की सरकार बनेगी। एक का मुझे ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाइए। मुस्लिम जमातों ने तो कोई स्टेटमेंट इलेक्शन के ताल्लुक से दिया ही नहीं था। ये तो जो मुसलमानों के नाक़िदीन हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मुल्क के अंदर माहौल बनाना चाहते हैं, उनके हमनवा जो मीडिया था, वो सब इस बात को उछाल रहा था। नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने एक-एक करके वोट दिया है बीजेपी के खिलाफ। तो इतना मुसलमानों ने इतने बड़े पैमाने पर कैसे बीजेपी के खिलाफ वोट किया? मैं आप वो बात दूसरी है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कोई मुस्लिम जमात का मुझे एक स्टेटमेंट दिखाइए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि फलां जमात को, फलां पार्टी को वोट दीजिए। एक का दिखाइए मुझे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, पब्लिक कुछ स्टेटमेंट। मैसेज अनऑफिशियल भी होते हैं ना। अब अनऑफिशियली मैसेज तो क्या है मतलब अगर ना। पूरी अवाम अगर एक तरफ जा रही है तो कायदीन की कोई रहनुमाई होगी, या फिर ये कहिए कि क़यादत की कोई बात नहीं मान रही है अवाम, अवाम का और क़यादत का ये कोई अलग ताल्लुक नहीं बात है। है। ये अलग बात है कि पिछले इलेक्शन से पिछले 6 महीने पहले से कुछ काम वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर कुछ जमातों के ज़रिए हो रहा था, हुँ। जिसकी एक मुश्तरका हिकमत अमली 10-12 नशस्तों के अंदर बनाने की कोशिश की गई थी। तो उस पर वो कुछ काम हुआ है। तो लेकिन ये कि मुसलमान अवाम जो है, आप समझ लीजिए कि उसको मालूम है कि किस वक्त को क्या फ़ैसला करना है। इसीलिए जब मैं ये बात कहता था कि भाई जलसों में भीड़ से वोट नहीं मिलते हैं, आपसे भी मैंने कही थी ये बात, आपको याद होगा। तो उसकी ख़ास तनाज़ुर में उस ख़ास वजह से बात कहता था ये बात। तो मुसलमानों ने तो पूरा वोट किया, मुसलमान सरकार बनाना चाह रहे थे, सरकार नहीं बन सकी। कहाँ कमी रही? कौन ज़िम्मेदार है? ये किस तरह तज्ज़िया ये करते ये हैं आप इसका? ये इस नैरेटिव को पेश करना कि मुसलमान सरकार बनाना चाह रहे थे, ये नैरेटिव फॉल्टी नैरेटिव है। यही तो वो कहते हैं। हुँ। ये जो जो मुखालिफिन हैं यही तो कहते हैं। तो हमने कौन है हम मुखालिफिन हम आपके? जो भी मुखालिफिन हैं, मुल्क सब जानता है कि ये उनका नैरेटिव है। हम तो ये चाह रहे थे कि मुल्क को बचाने के लिए और सूबे को बचाने के लिए कोई बेहतर सरकार होनी चाहिए। तो अब जो सरकार बनी वो बेहतर नहीं है मुल्क को बचाने के लिए। ये वक्त बताएगा आइंदा। नहीं, पिछले 5 साल का आपने तजुर्बा किया है, वही सरकार दोबारा रिपीट हो रही है, तो अब क्या वक़्त चाहिए आपको बोलने अब के अभी लिए? हिले हैं ना वो, अभी हिले हैं ना। ये अलग बात है कि अपने उस जो शिकस्त उन लोगों को हुई है, इन मायनों में हर सरकार बनी है, लेकिन ये सीटें कम आई है। सीटें कम आई हैं। जो बेस उनका हिला है, और जो एक ये पूरा प्रोपेगेंडा होम मिनिस्टर की तरफ से करा गया था कि फलां बहुत अच्छी पार्टी है और फलां बहुत अच्छे कायद हैं, और वो बड़े एक लीडर हैं और वो बड़ी एक लीडर हैं। तो वो उसके जाल में मुसलमान नहीं फंसा। नवेद हामिद साहब, अगर तज्ज़िया करें पूरे चुनाव के रिज़ल्ट का, तो कहाँ कमी रह गई या बीजेपी की क्या ऐसी खूबी थी, बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि दोबारा से उसे जीत मिली है? देखिए, जो यूपी का चुनाव हुआ है, मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि एक तरफ पूरा तंत्र था, मशीनरी थी, और दूसरी तरफ आवाम थी। और उस तंत्र के साथ जो है एक सत्ता की ताकत थी, और सत्ता की ताकत के साथ 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 एक मीडिया का एक बड़ा जो एक आर्मी है मीडिया की, जो गोदी मीडिया जिसको लोग कहते हैं। हुँ। तो वो तो मैं उसको मीडिया समझता ही नहीं। वो तो आप समझ लीजिए कि स्पॉन्सर्ड वो पीआर एजेंसीज का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जो हैं इस वक्त। तो वो सरकार के और उद्योगपतियों के वो लेकिन मीडिया का एक सेक्शन तो उनके खिलाफ भी नैरेटिव चला रहा था ना।
सोशल मीडिया के जो 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 सोशल मीडिया की पावर है, ताकत है इस वक्त। वो भाई मैं उस सोशल मीडिया की पावर उन लोगों की पावर से बहुत कम है जो हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं इस वक्त। सेकुलर पार्टियों से, या कह लीजिए सीधे सीधे समाजवादी, कांग्रेस, बीएसपी का, इन लोगों की स्ट्रेटेजी में भी कुछ कमी रही जिसकी वजह से इनकी हार हुई है। मुझे लगता है कि ओवरऑल कॉन्फ्रेंस की बात है, ओवर मुझे ऐसा लगता कॉन्फिडेंस हो है। गया था। हाँ, ओवर कॉन्फ्रेंस हो गया अखिलेश था, यादव को। सभी जमातों को हो गया था नहीं, उस और वक्त। सबने तो पहले अपनी हार तस्लीम कर रखी थी, नहीं, इसी मैं चुनाव नहीं लड़ रहे मानूंगा, थे। देखिए प्रियंका क्योंकि गांधी ने मायावती मुकाबले में नहीं थी, प्रियंका गांधी को भी अंदाजा था। नहीं, समझ लीजिए बात, प्रियंका गांधी ने हद्दुल इम्कान कोशिश करी और उन्होंने काम किया। अब वो वही वाली बात है कि उनके उनके जलसों में, उनकी रैलियों में जो भीड़ थी, मैंने कहा ना, जलसों में और रैलियों में इलेक्शन से पहले भीड़ आना जो है वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता। कन्वर्ट कब होगा, वो वो एक अलग अर्थमेटिक है। मुस्लिम नौजवान को मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा कमेंट्स करके हर जगह तबसरा करते हैं ईवीएम की वजह से। वह आपको भी लगता है कि ईवीएम कोई मामला है या ईवीएम कोई फैक्टर नहीं है? ईवीएम भी फैक्टर है, ईवीएम ही नहीं, ईवीएम भी फैक्टर है। तो बंगाल में ईवीएम फैक्टर नहीं था? देखिए वहाँ पर तंत्र उनका नहीं था ना, तो वहाँ वो चल नहीं पाया ज़्यादा, वहाँ वो चल नहीं पाया। जहाँ भी तंत्र, अभी मैंने सुना कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली असेंबली का एक वो बुलाने वाले हैं, स्पेशल सेशन। सेशन बुलाने वाले हैं जिसमें ईवीएम की हैकिंग के ऊपर वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। तो आप समझ, और मेरा स्टडी ये है कि ईवीएम में 5 से 10% तक की गड़बड़ी हो सकती है, होती है। तो इस कॉम्प्लेक्स चुनाव के अंदर 5 से 10% गड़बड़ी जो है वो एक बड़ी बात होती है। बिल्कुल। नवेद हमें सब हाल ही में कर्नाटका हाई कोर्ट का हिजाब पर फैसला आया है। कर्नाटका हाई कोर्ट ने यूनिफॉर्म को के हवाले से फैसला दिया है, लेकिन साथ साथ कर्नाटका हाई कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। किस तरह देखते हैं इस फैसले को? असर क्या पड़ेगा इसका अगले दिनों में? देखिए इसमें अब सबसे बड़ी अहम बात ये है, जो अफसोसनाक जो पहलू जिसके ताल्लुक से मैं बात करूँगा, कि तालीम लड़कियों को मिले और वो तालीम हासिल करें जो एक एसेंशियल किसी भी सभ्य समाज के लिए ज़रूरी होता है, उसको सामने न रख कर उन्होंने एक हिजाब को एक एसेंशियल पार्ट है या नहीं है, उसको अननेसेसरी डिबेट खोल दी है। और आप जानते हैं, आप तो आलिम हैं कि कितना वो फ्लॉड जजमेंट है, वो ट्रेविसिटी ऑफ जस्टिस है वो। और वो दस्तूर की जो जो फंडामेंटल राइट्स हैं दस्तूर में दिए गए किसी भी शहरी को, उनके खिलाफ है। कल को कोई चला जाएगा पगड़ी के ऊपर, कल परसों कोई चला जाएगा किसी और चीज़ के ऊपर। तो असल में वो जो चीफ जस्टिस साहब हैं वहाँ के कर्नाटक हाई कोर्ट के, उनकी मैंने तस्वीर देखी थी जब तो तस्वीर कुछ आरएसएस की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के फंक्शन के अंदर वो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नागपुर का फैसला उन्होंने सुनाया है? उनका, मुझे लगता है कि राइट विंग तो वो है, राइट विंग उनका ये माइंड जो सेट फैसला है। है कर्नाटका हाई कोर्ट का, मुसलमानों के खिलाफ है या फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है? ये फंडामेंटल राइट्स के भी खिलाफ है और मुसलमानों की मजहबी आज़ादी के खिलाफ भी है। तो फिर आगे की हिकमत अमली क्या है, क्योंकि आप एक देखिए मिल्ली उसमें कायद हाँ, हैं। नहीं, मैं कायद भाई तो हम क्या कहें या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वो बच्चियां सुप्रीम कोर्ट दोबारा गई हैं। अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जो सीरियसनेस जो है उसको नंदाज किया है। उन्होंने कहा होली के बाद हम सुनवाई अब करेंगे उस होली पर। के बाद कितनी सुनवाई होगी, क्या होगी, लेकिन ये कि एग्ज़ाम तो शुरू होने वाले हैं ना, 2-4 रोज़ में एग्ज़ाम शुरू होने वाले तो हैं। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में मसला हल हो जाएगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कह दिया जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा, तो और बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर क्या लगता है ये जो मुसलमानों के साथ इतने सारे मसले लगातार हो रहे हैं, सीए, एनआरसी, तीन तलाक, अन्य, तो क्या देखिए अदालतों से मसले हल होंगे? आप मुझे आयरॉनिकली ये हो रहा है कि जो राइट विंग हिंदुत्व पॉलिटिक्स है वो अदालतों में जो उनके लोग हैं उनके ज़रिए वो मुसलमानों के और माइनॉरिटीज़ के और फंडामेंटल राइट्स की और ह्यूमन राइट्स के खिलाफ, वहाँ अब मीडिया वन का फैसला देखिए केरला हाई कोर्ट का, मालूम है ना मीडिया वन का खैर। बिल्कुल, हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट में आया, उन्होंने फिर उसको उसका स्टे हटाया है, अब से सरकार से जवाब मांगा है। तो जो राइट विंग फोर्सेस के जो सिंपैथाइजर्स हैं अदालतों के अंदर वो हैं बिल्कुल,
चाहे उस पे कॉन्टेम्प्ट लगे या कुछ भी लगे, लेकिन वो हैं। तो वो अपना अपनी सब बातें करते हैं। अब उसमें एक मुसलमान खातून भी जज थी। तो अब वो कितनी इस्लाम को जानती हैं मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन बहरहाल कई लोग ये कह रहे हैं कि बहस ही गलत हुई। इसको इस तरह बहस नहीं करनी चाहिए थी कि हिजाब इस्लाम का पार्ट है या नहीं। उसको इस तरह बहस का हिस्सा बनाना चाहिए था कि एक लड़की को राइट हासिल है, वो कौन-सा लिबास पहने, कौन-सा लिबास ना पहने। कॉलेज में यूनिफ़ॉर्म का मसला नहीं होता, यूनिफ़ॉर्म 12वीं या स्कूल तक होता है। वो इंटर कॉलेज का मामला है वहाँ पे, हुँ, वो कॉलेज का मामला नहीं है अभी। इंटर कॉलेज का, इंटर कॉलेज का मामला है, तो इंटर कॉलेज जो है वो स्कूल में आ जाता है। स्कूल में आ जाता है। एक बात, दूसरी बात ये कि भारत स्कूल सभी सभी पूरी दुनिया के अंदर, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ओपन ड्रेस है, लेकिन ज़्यादातर और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में और अंडर डेवलप कंट्रीज़ में तो स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है। लेकिन ये कि सर के ऊपर पट्टी कुछ लोग यूनिफॉर्म में पट्टी लटकवाते हैं। और ये था कि कुछ लोग सर पे दुपट्टा भी ओढ़ लेते थे। तो अब वो भारत जो आप जिक्र कर रहे हैं वो पूरी तरह सही नहीं है। उसको कहीं ना कहीं तो उसको इस्लाम के ताल्लुक से जोड़ना था ना, कि क्यों ये ज़रूरी है। अगर सिर्फ हम ये कहेंगे कि साहब नहीं, ये सिर्फ फ्रीडम टू चॉइस और फ्रीडम टू चॉइस है, तो फ्रीडम टू चॉइस जो है वो कह देंगे ठीक है स्कूल का लेकिन ये जिस तरह कुछ लोग ये कह रहे हैं, कई बड़े-बड़े मुस्लिम इंटेलेक्चुअल शामिल हैं, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, कि मुस्लिम बच्चियों से भी गलती हुई। यूनिफ़ॉर्म का मसला था, इसको अदालत में लेकर नहीं जाना चाहिए था। अदालत में लेकर जाने की वजह से मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा है और एक नज़ीर बन गई है, जिसका इत्लाक़ अब हर जगह होगा। देखिए उसमें इसमें भी मतलब ये कि ये दोनों इसके अंदर पहलू हैं। अगर वो अदालत में नहीं जाती तो वहाँ कर्नाटका में जो सरकारी स्कूलों की मैनेजमेंट कमेटियाँ हैं वो मकामी एमएलए और बीजेपी के लोगों की सरबराही में चलती हैं। जिसकी हुकूमत होती है उसकी वो कमेटी बना देता है, मतलब वो उसकी एक समझ लीजिए कि चलाने की एक कमेटी बना। तो उन लोगों ने जो ये जो बनाई थी सब पॉलिसीज़ बनाई थी, तो वो मानने वाले थोड़ी थे, वो उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है, उनके एक एजेंडा का हिस्सा है। तो अब वो मान नहीं रहे थे ना, तभी तो औलाद हो गई जब बच्चियों को क्लास से बाहर निकाल दिया गया और जब उनके खिलाफ एक पूरे माहौल बनाने की कोशिश की गई, उनको हैरास किया गया, हैरास नहीं किया गया उनको, हुँ। तो हैरास किया गया। तो उनके पास चॉइसेस जो थी वो बहुत लिमिटेड थी और उसमें एक बड़ी चॉइस थी वो जाने की। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो मुसलमानों के नाम पे सियासत करती हैं उनको इस मसले को सड़क पे लाना नहीं चाहिए था। कौन-सी पार्टी लाई? है मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो वो उनको वो उससे जो है वो और तो मामला आपको ख़राब क्या होगा। लगता है, अब किसी मिल्ली तंज़ीम को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, वो लड़कियों को सपोर्ट करना देखिए चाहिए, फ़रीक बनना चाहिए? शायर इस्लाम की हिफाजत के लिए तो पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया है। तो मशवरा दे रहे हैं पर्सनल लॉ बोर्ड तो को कि पर्सनल लॉ बोर्ड ने शायद कुछ फैसला लिया है जो मुझे मालूम हुआ है। तो अब बहरहाल अभी जो कोर्ट में ये जो अब तो मुकदमा हो गया है। तो अब जो भी पार्टी अब कोर्ट में जाएगी तो इंटरवीनर बनेगी। हुँ, अब तो उसी के साथ उसको जो है मुल्हक कर दी बिल्कुल। जाएगी। नवेद हामिद साहब, एक फ़िल्म आजकल चल रही है हर जगह, द कश्मीर फाइल, देखा है आपने? प्रोपेगंडे की वो एक फिल्म हो सकती है। कैसे कह रहे हैं आप प्रोपेगेंडा? देखा है आपने अब अगर देखिए देखे देखिए हुए? उसके जो रिव्यू अच्छा। आए हैं, रिव्यू से मालूम हो जाता है ना क्या है हुँ, सारा का हुँ, सारा। उसके बाद कश्मीरी और उसके बाद जो एक वो एयरफोर्स के ऑफिसर थे उनकी अहलिया का मैं बयान पढ़ रहा था, हुँ। और उनकी सुन रहा था मैं। उसके बाद जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आई हैं कश्मीरी पंडित्स की, जो इंटरव्यू आए हैं, स्टेटमेंट्स आई हैं, तो उन सब से ये लगता है कि वो एक विशियस एजेंडे के तहत फ़िल्म एक बनाई गई, फिल्म बनाई नहीं गई है। बनवाई गई है। बनाई में बनवाई में बहुत फ़र्क है। असर क्या होगा इसका समाज पर? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीरी पंडित जो हैं खुद उनकी पोजीशन बहुत ही, आप समझ लीजिए कि कश्मीर के आम इंसानों के अंदर बहुत ही ख़राब हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि
2024 के चुनाव को सामने रख के जो बीजेपी को सेटबैक हुआ है 22 में 22 में, हुकूमतें बन गई हैं, लेकिन बहरहाल एक जो तो फिल्म की तैयारी तो काफी दिनों पहले से थी, चुनाव से 26 जनवरी को रिलीज होना था फिल्म, जब चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। सरकार ने बनवाई, बैकिंग थी ना उसकी। अब अगर मुल्क के वजीर आज़म ये बात कहते हैं कि गांधी फिल्म के बाद दुनिया ने गांधी को जाना है, तो अब इस पे तो कोई कमेंट किया नहीं जा सकता। तो और फिर उन्होंने जो है आज़ादी की राय के ऊपर हमने वो किया है। तो कल मैंने आपने शायद लेकिन इस फिल्म की तारीफ सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं कर रहे, कांग्रेस के लीडर भी कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस के एनएल छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर अपनी असेंबली में तमाम एमएलएस को फिल्म दिखा रहे हैं। एक और कांग्रेस के जो प्रियंका गांधी के एडवाइजर का नाम है पंडित आधी रेखा, बात आधी बात वो इसकी आधी तारीफ कर बात रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों और जो दूसरी बीजेपी के अलावा स्टेट्स है उनको भी अपने यहाँ टैक्स फ्री कर देना चाहिए। देखिए, आधी बात आप कह रहे हैं। जो क्या नाम है, हाँ, बघेल जी। बाघेल जी ने जो स्क्रीनिंग कराई है, उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कमेंट्स देखिए आप। उन्होंने उसको एनालिटिकल, उसकी फ्लॉज को जो है उसको बताया है कि कहाँ कहाँ ये फिल्म जो है किन चीज़ों पर साइलेंट थी। बाहर एक बात इस फिल्म की अच्छी हुई है, इस फिल्म की अच्छी बात जो हुई है, कहते हैं ना हर चीज़ में खैर का पहलू होता है, हर शर में खैर का पहलू होता है। तो उसमें जो बात अच्छी हुई है वो ये हुई है कि आज एक सेक्शन जिसको ये मालूम नहीं था नौजवानों का कि कश्मीर के पंडितों के पलायन के वक्त किसकी सरकार की थी, सरकार थी और क्यों थी और किसके ज़रिए सपोर्ट की जा रही थी, वो लोगों को मालूम हो गया है। तो ये उनका नैरेटिव अगर तेज़ी से बढ़ा है, तो एक दूसरा नैरेटिव जो है वो भी लोगों के सच सामने आ गया। सामने आया है। अच्छा नवेद साहब, जो बात है कि कश्मीरियों का यानी कश्मीर पंडितों पर हमला हुआ, मुसलमानों को भगाया, सच्चाई क्या है? क्या सच में ऐसा हुआ था या पूरा का पूरा एक झूठ है? देखिए, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ इसको तो कोई कह नहीं सकते, लेकिन वो पलायन किसने करवाया वो बहुत अहम बात है। और रीज़न क्या था, मतलब क्यों हुआ? देखिए वहाँ पर मिलिटेंसी, पाक स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी बड़ी थी, और वहाँ पर मकामी तौर पे भी एक समझ लीजिए कि डिससेटिस्फैक्शन था सिस्टम के खिलाफ। तो वहाँ अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए जगमोहन ने उनका पलायन कराया, इससे कौन इनकार कर सकता है। और पूरे प्रकरण के अंदर जो मिलिटेंसी में कश्मीरी पंडित मारे गए, वो तो अब आरटीआई में आ गया है, 200 शायद 18। हाँ, बस 89 है ओनली, 1700 कुछ लोग मारे गए हैं, जिसमें 89 सिर्फ पंडित मारे गए हैं। उसके अलावा जो 1600 कुछ है वो मुसलमान और दूसरे कम्युनिटी। 200 कुछ मुझे याद आ रहा है कि नहीं, 200। उसमें आरटीआई से जो आया है हाँ। उसमें सिर्फ 89 है। अच्छा, चलिए वो तो अच्छा और अच्छी बात है। तो 89 मारे गए हैं। तो ये कहना कि साहब, अच्छा वो पलायन का मामला तो मुजफ्फरनगर का नहीं हुआ है क्या? क्या नैली में फसाद हुआ था, उसमें नहीं हुआ है? आज तक नैली अभी के भी फसाद, मुजफ्फरनगर के 5,000 लोग कैंपों में रहने पर मजबूर हैं। नैली के फसाद के बाद जो असम में 80s में हुआ था फसाद, उसके बाद जिन लोगों का पलायन हुआ था वो आज भी कैंपों में रह रहे हैं। कितने बरस हो गए आज। और दूसरी बात यह है कि किसी भी ह्यूमन ट्रेजिडी को आप उसको पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आपके माइंडसेट का मालूम होता है। आपकी हुकूमत बने हुए कितने साल हो गए? उससे पहले आपकी हुकूमत और भी थी, 7 साल सब तकरीबन पहले रही, भी सरकार रही है। 7 साल तकरीबन सरकार रही है, और अभी भी आपकी सरकार बने हुए तकरीबन आपको 7 बरस से तो ऊपर हो ही गए हैं, 7.5 बरस तो हो ही गए हैं। हाँ, महबूब मुफ्ती के साथ सरकार थी, इधर फिर उनका मतलब सेंटर में की बात करो तो हाँ, सेंटर में तो सेंटर के 7 अंदर साल हो चुके हैं। तो 7 साल ज़्यादा हो गए हैं, और वो भी थी, तो आपने उस वक़्त क्यों नहीं किया? और जेनोसाइड की जो बात ये कैंपेन किया जा रहा है कि जेनोसाइड हुआ है कश्मीरियों का, तो भाई आप सबसे पहले मुसलमानों को छोड़ दीजिए। आप मुसलमानों को जेनोसाइड हुआ है या नहीं हुआ है गुजरात में, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप में ये हिम्मत है कि 1984 के एंटी सिख वायलेंस को आप जेनोसाइड माने? भारतीय जनता पार्टी तो
कांग्रेस सरकार को, कांग्रेस पार्टी को बहुत निशाने पे रहती है ना, तो अभी मरकजी सरकार 1984 के सिख फसादात को, सिख मुखालिफ क्या कहते हैं वायलेंस को, फसाद तो था ही नहीं वो, सिख मुखालिफ वायलेंस को क्या जेनोसाइड मानने के लिए तैयार है? उसके अंदर इतनी हिम्मत है, मोरल उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए नहीं हो इसके सकती, भी लोग शामिल थे उसमें। इसके भी शामिल थे, सब शामिल है, सब शामिल थे उसके अंदर, राइट टू सेंटर सब शामिल थे उसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसको छोड़ दीजिए बात, आप कह रहे हैं ना, पूरी दुनिया में कह रहे हैं ना कि हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है कश्मीर के अंदर, तो आपको ये कहने में शर्म क्यों आती है? ये तो कांग्रेस के खिलाफ जाएगी ना बात कि सिखों का भी जेनोसाइड हुआ है। आप इसलिए नहीं कहते कि आप में मोरल, आपकी बैंकरप्सी है। एक ही रात के अंदर नैली में कितने हजार लोगों को मार दिया गया। 1949 के अंदर कश्मीर, जम्मू में मुसलमानों की आबादी कम करने के लिए, रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूं, जिसको आपने दबा के रख रखा है, 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को मारा गया। हाशिमपुरा, मलियाना, भागलपुर, भाई हाशिमपुरा मलियाना में तो आप समझिए स्टेट टेररिज्म था, वो तो स्टेट टेररिज्म था, लेकिन 50,000 लोग जो कश्मीर के अंदर मुसलमान जम्मू में मारे गए थे 49 में, जो बाकायदा बनवाया था, वो जेनोसाइड नहीं था। जो हैदराबाद एक्शन, जब सरकार जब कब्जा हो गया हैदराबाद स्टेट के ऊपर, उसके बाद जो एक रिपोर्ट है, पार्लियामेंट ने कमेटी बनवाई थी, वो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को आप आम क्यों नहीं करते? 50,000 से ज्यादा मुसलमान वहां पे मारे गए थे, वो जेनोसाइड नहीं है क्या? स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड था वो। तो अगर ह्यूमन लाइफ की, एक आदमी की का भी लॉस हो या 50,000 का लॉस हो, बराबर है। तो आप पॉलिटिकल एजेंडे के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल सियासी एजेंडे को इस्तेमाल करने के लिए मुसलमानों का, आप समझ लीजिए ये जो फिल्म की प्रमोशन हो रही है, ये मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ माहौल। अच्छा, आम हिंदुस्तानी मुसलमानों का कश्मीरी मुसलमानों से, कश्मीरी मिलिटेंसी से क्या ताल्लुक है? जेनोसाइड की तैयारी की जा रही है क्या? जेनोसाइड की तैयारी नहीं की जा रही, जेनोसाइड की तरफ बढ़ा जा रहा है। फर्क है इस बात के अंदर, माहौल तैयार किया जा रहा है, बढ़ रहा है, स्टेप दर स्टेप आगे, एक स्टेप आगे ले रहे हैं। और ये मुल्क के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ये बहुत खतरनाक बात है। तो बहुत शुक्रिया नवेद हामिद साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नवेद हामिद साहब से हमने उत्तर प्रदेश चुनाव के रिजल्ट, हिजाब तनाज़ो और द कश्मीर फाइल मूवी पर बातचीत की। आखिर में जो नवेद हामिद साहब ने कहा कि लोगों को मालूम हो गया है कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था, या जो दिखाया गया है कि उनका कत्लेआम हो रहा था कश्मीर में, किसकी सरकार थी? जनता दल की सरकार थी, बीजेपी का सपोर्ट था, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, और कश्मीर में उस वक्त किसी की हुकूमत नहीं बल्कि गवर्नर राजा नाफिज था, और जो गवर्नर थे जगमोहन नाम है शायद, उनको भी बीजेपी के लीडर थे, और बीजेपी ने कई मरतबा सरकार बनाई और आज तक कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाने की कोशिश नहीं की है। इस गुफ्तगू के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। कैमरामैन मोहम्मद तमन्ने के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।